हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी हूं। आप लोग मुझे जानते ही हैं कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और हमने अभी रिसेंटली चालू किया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप लोगों को मालूम है काफी ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और थ्योरेटिकल पार्ट है, नॉट द सब्जेक्ट बट द थ्योरेटिकल पार्ट। काफी ज्यादा थ्योरी है इसके अंदर और इसके अंदर काफी सारे स्टैटिस्टिकल डेटा हैं जो कि आपको याद करने पड़ते हैं। ये ना ही सिर्फ आपको बताता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी पहले के टाइम पे, पर ऑल्सो आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है कि कैसी कंडीशन से आप निकलकर आज आए हो और आपकी आज की जो सिचुएशन है उस तक पहुंचने में आपका क्या प्रोसेस था, क्या स्टेप्स लिए गए, क्या पॉलिसीज फॉलो करी गई और कैसी कंडीशन से हम उभर के आए हैं, वो हर एक चीज को डिपिक्ट करता है। बहुत जरूरी है इकोनॉमी को समझना क्योंकि इसी के अंदर हमें सरवाइव करना है। खर्चे, महंगाई, आपकी डिमांड, सप्लाई, हर एक चीज जो है डिपेंड करती है इस इकोनॉमी पे। इस इकोनॉमी को संभाला कैसे जाता है, चलाया कैसे जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन और रोल। लोगों की जिंदगियां टिकी होती है इस इकोनॉमी पे। इकोनॉमी रिसेशन में है, बूम में है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, आपका महंगाई कैसी है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, सब कुछ चीजें आप समझते हैं। पर उन सब चीजों के लिए समझने के लिए आपको चाहिए एग्जांपल, आपको चाहिए एक एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस शो करता है ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब तक आप अपने पास्ट सिचुएशंस को एनालाइज नहीं करेंगे, आपने क्या कंडीशंस में कैसे डिसीजंस लिए, क्या इंप्रूवमेंट, क्या आपको रिजल्ट्स दिखे, उन चीजों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है और इन सब चीजों को हम लोग यहां पर समझते हैं। सो वेलकम वंस अगेन, आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास में। ऑल्सो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे केजी 1 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर ही। तो मेरी सारी वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स में मिलेंगी। एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, डजंट मैटर, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप इन वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको 95+% या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को प्रेस करके आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है इसके नोट्स ले सकते हैं और ई नोट्स और ई बुक्स अवेल कर सकते हैं, जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे आपके स्कोर करने में, मार्क्स बेटर स्कोर करने में। चलिए गाइस, तो फर्दर एड्यू हम चालू करते हैं हमारा एक और अमेजिंग पार्ट। इससे पहले हम 2 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर कंडीशंस क्या थी, हमारे कैसे ब्रिटिशर्स जो है हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और हम बात करने वाले हैं आज कुछ ऐसे टॉपिक्स पे। सबसे पहले डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी हमारे देश की। What was the demographic condition हमारे देश की, हमारे देश की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, हम उसको समझने वाले हैं। ऑल्सो वी गोना अंडरस्टैंड कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, इन सब चीजों को भी समझना जरूरी है। किस टाइम के लिए, एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी क्या कंडीशंस थी, उनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए गाइस, चलते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर। डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंदर जो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस थी उनको समझाने के लिए, समझने के लिए हमारे पास ये पॉइंट आया। अब जरा देखिएगा, ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारा सारा जो था चीजें थी, सारे फीचर्स थे, फीचर्स ऑफ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। हमारे जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी थी या स्टैग्नेंट, बहुत ही मतलब सेम, कुछ बदलाव, कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ ग्रोथ, कुछ नहीं दिख रहा है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी है या बैकवर्ड, पिछड़ी इंडियन इकोनॉमी है, उसका रीजन क्या था, क्या ऐसी चीजें थी। डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशंस के साथ डील करना। डेमोग्राफिक का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या हो सकती है सर, पॉपुलेशन पीपल, स्टडी ऑफ पीपल नहीं, सॉरी पॉपुलेशन, मैंने पॉपुलेशन ही बोला बट पता नहीं क्यों लिख दिया पॉपुलेशन, हाँ, इट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक मतलब एक बेसिकली एक इंसान की पॉपुलेशन के बारे में समझना किसी एरिया के अंदर। इट एरिया कैन बी अ डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, एक सिटी भी हो सकता है, एक कंट्री भी हो सकता है और पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है। मतलब आप डेमोग्राफिक है एक एरिया, एक रीजन के बेसिस पे कैसे उनकी ओनरशिप है, कैसे एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, क्या उनका एसेट ओनरशिप है,
कैसे जेंडर के लोग रहते हैं, उन सब, बर्थ रेट, डेथ रेट क्या है, पॉपुलेशन साइज क्या है, उन सब चीजों के बारे में आप डिस्कस करते हो। बेटा जब आप डेमोग्राफिक कंडीशन को समझने की बात करते हो तो आपके लिए सबसे बड़ी जो मेजर बात है ये समझना कि पॉपुलेशन कैसी है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ, मतलब पॉपुलेशन काउंट जब किया गया, तो वो सबसे पहला हुआ था 1881, मतलब 1881 में हमारा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ ब्रिटिश रूल के टाइम पे। 1881 में हमारा सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ। उसके बाद हमें 1921 के अंदर द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जिसे बोला जाता है, बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट फेज में था, एंड द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगैन आफ्टर 1921। 1921 हमें द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड की तरह से जाना जाता है। सर व्हाट वाज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? अगर मैं छोटे से पॉइंट में बताऊं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बेटा ये शो करता है 1921 कि इससे पहले और इसके बाद क्या हुआ। बेटा इससे पहले हमारा जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा था। पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा हमारा फेस कर रहा था बिकॉज ऑफ फेमाइन कंडीशन। फेमाइन के वजह से हमारे पास पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा मुश्किल या स्ट्रगल कर रही थी। 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन में एक अजब सा राइज देखा गया। पॉपुलेशन अगर मैं स्टैटिस्टिकली भी जाऊं तो मेरे को एग्जैक्ट ग्रोथ रेट याद नहीं है, लेकिन समवेयर नियर 1921 टू 31 इट वाज नियर अराउंड 11%, आई गेस 11% का ग्रोथ राइज था, पॉपुलेशन राइज था। 1931 टू 1941 it was around 14.5 something, I guess, and in 1941 to 1951 something it was around 13 something percent। तो इससे पहले पॉपुलेशन कम हो रहा है, इसके बाद पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, व्हाई? बिकॉज दिस इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अच्छा यहां पे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था और इससे पहले फेमाइन कंडीशन, मतलब लोग कैश क्रॉप्स बनाना चालू कर दी, जिससे ही खाने की कमी हो गई, और खाना नहीं मिलेगा तो इंसान भूखा मर जाएगा, हाँ या ना। तो इस वजह से 1921 में हमें ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी नाम से जाना गया। अब आते हैं ये फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, आप समझे कि जिस ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जब हम थे 1921 से पहले हमारा पॉपुलेशन थोड़ा डिक्रीजिंग स्टेज पे था, बट 1921 के बाद वी रियलाइज्ड दैट कि पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रहा है। अब जरा समझते हैं इसको टेक्निकली, क्या क्या चीजें हो रही थी। लेट्स सी क्या क्या चीजें हो रही थी। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। अच्छा कॉलोनियल रूल के टाइम पे जब डेमोग्राफिक कंडीशन की बात हो तो डेमोग्राफिक पहली बात तो पॉपुलेशन की स्टडी के बारे में बात करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो हमारे लिए अट्रैक्टिव जो फीचर होता है किसी भी डेमोग्राफिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो होता है कि भैया उसका बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उस चीज के रेट को कैलकुलेट करना। क्या हमारी इंक्रीजिंग साइड ऑफ द पॉपुलेशन को बता रहा है या डिक्रीजिंग साइड ऑफ द पॉपुलेशन को बता रहा है, वो बर्थ रेट और डेथ रेट हमें बता सकता है। अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे हर दिन अगर 50,000 लोग पैदा होते हैं और 25,000 लोग अगर मरते हैं, तो हम बता सकते हैं कि भैया हर दिन 25,000 लोगों का राइज हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन साइड बताता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल में अगर आप बताना चाहूं तो ऐसे बात कर सकते हैं। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, बेटा लिटरेसी का मतलब है द पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो ना लिख सके, जो ना पढ़ सके, उन्हें हम इलिटरेट कहते हैं। और लिटरेट कौन होता है? जो लिख सके और पढ़ सके। अगर ये दो चीज कर सकता है तो हमें उसे लिटरेट कहा जाता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन।
एजुकेटेड होने में और लिटरेट होने में फर्क है। लिटरेट होने में और एजुकेट होने में उतना ही फर्क है जितना आपके बेसिकली पानी पूरी के मीठे पानी में और तीखे पानी में, है ना। है दोनों सेम ही चीज, है दोनों सेम ही चीज, लेकिन मीठा पानी और खट्टा पानी दोनों में इतना फर्क है ना जितना आपके लिटरेसी और एजुकेटेड में। सर कैसे एग्जांपल यूज करते हो यार? बेटा ऐसी ही सब चीजें समझनी पड़ती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको अगर लिखना पढ़ना आता है तो इसका मतलब ये नहीं आप एजुकेटेड हो। यू नीड टू बी कॉल्ड एजुकेटेड इफ यू आर एक्चुअली हैव द नॉलेज एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड टेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ रिगार्डिंग। आप अपनी जॉब के लिए अगर बेटर डिसीजन लेना है, आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग बेटर डिसीजन लेना है, जस्ट बिकॉज आपको लिखना पढ़ना आता है दैट डजंट मीन दैट आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे। A lot of people can read and write but they are very easy to fool. बहुत लोग लिखना और पढ़ना जानते हैं लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेवकूफी कर देते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट में फंसा लिया जाता है। हाँ या ना? Yes or no? There is a huge difference between getting educated and being literate. पर उसमें भी देखा जाए तो डेमोग्राफिक कंडीशन के हिसाब से भैया एक्सट्रीमली लो था कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, लिखना पढ़ना भी नहीं आता था लोगों को उस टाइम पे। तो एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, लोगों को लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। फिर आया पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। अच्छा, ये बहुत बड़ी फसाद की जड़ है लोगों की डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या फिर मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट की बात करो तो जितने लोग अपनी जानों को गंवाते हैं पुअर हेल्थ फैसिलिटीज के वजह से, उसका रेट इज वेरी हाई एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड। उस टाइम पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी ना होने की वजह से लोग जो है बेटा बहुत जल्दी अपनी जानें गंवा देते थे। आज की डेट में आपका हेल्थ सेक्टर इतना हाईटेक हो गया है दैट यू कैन हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स डन बाय योरसेल्फ और आप अपनी लाइफ को एक बहुत हेल्दियर ऑप्शन दे सकते हो। आपको बीमारियां हो जाएं, आपके पास दवाइयां, इक्विपमेंट्स, मेडिकल एग्जामिनेशंस, मेडिकल की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एडवांस हो चुकी है। आपको कोई फ्यूचर में बहुत ज्यादा बीमारी अगर बढ़ के हो सकती है तो उसको भी आप एनालाइज करके बता सकते हो। मेडिकल इतना स्ट्रांग होते जा रहा है डे बाय डे, डे बाय डे इट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। बट उस जमाने में ये इतना स्ट्रांग नहीं था। जैसे छोटे छोटे बच्चों की और मदर्स की और लोगों की इन जनरल हेल्थ पर काफी ज्यादा असर पड़ता था एंड पीपल यूज्ड टू पीपल यूज्ड टू डाई वेरी सून, वेरी अर्ली। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो गया। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मतलब बेटा बच्चा, बेबी बोलते ना इन्फेंट, इन्फेंट मतलब बेबी, बच्चा। बेटा बच्चा जब 1 साल पैदा होने के 1 साल के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाए, बच्चे की 1 साल से अंदर के अंदर मृत्यु हो जाए तो उसको काउंट किया जाता है हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कैसे कैलकुलेट होता है कि अगर कोई बच्चा 1 साल तक भी अगर जीवित नहीं रह पा रहा है तो मतलब उसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के अंदर इंक्लूड करेंगे। सर इसके रीजन क्या हुआ करते थे? हाई, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैंने बोला ना रूट कॉज हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी जिससे कि बच्चों की, बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चों की, मासूम से बच्चों की जिन्हें ना बोलना आता है ना कुछ आता है, उनकी हेल्थ फैसिलिटी ना अच्छे से होना, सैनिटेशन अच्छे से ना होना एक बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि इन्फेंट उन्हें ही बोला जाता है जो कि अपने खुद से अपने आप लड़ने के योग्य ना हो। बेटा अगर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होगा और प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम नहीं होगा अच्छा, तो ये तो आपको इंक्रीज दिखेगा ही बिल्कुल। ये 2 चीजें अगर नहीं होंगी तो आपको इसके अंदर अच्छा खासा राइज दिखेगा। पाकिस्तान में भी इसी का बहुत बड़ा रीजन था। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट का सबसे बड़ा रीजन यह था कि उनका हेल्थ केयर बहुत ज्यादा बैकवर्ड था। और चाइना का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट काफी कम था, मृत्यु काफी कम हो रही थी छोटे बच्चों और औरतों की जो कि प्रेग्नेंट होती हैं और डिलीवरी के टाइम उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे रेट्स काफी कम हो गए। क्यों?
क्योंकि ऐसी चीजों पे फोकस करना उन्होंने चालू किया कि सैनिटेशन अच्छा दो और आप अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, आप आसानी से जो है इन लोगों की जानों को बचा सकते हो। ठीक है, फिर आया लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ केयर अच्छा नहीं होगा, आपके खाने के लिए अच्छा डाइट वाइट नहीं होगा, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो गई, हाँ या ना। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी का अपरंपार वाइड स्प्रेड हो रखा था। हर इंसान देखो तो गरीबी की रेखा के नीचे, बहुत सारे लोग जो है गरीबी की रेखा के नीचे, और वो बेसिक न्यूट्रिशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बेसिक न्यूट्रिशन भी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑब्वियस सी बात है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, हेल्थ केयर वीक होगा, लिटरेसी रेट कम होगा, हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है। समझ आया? तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी आपके लिए। फिर आता है हमारे लिए एक्सप्लेनेशन पार्ट। हाई बर्थ रेट काफी हाई होना, बर्थ रेट काफी हाई रेट होना, और डेथ रेट। सबसे पहले बर्थ रेट टू डेथ रेट क्या था? 48/40 per 1000 रिस्पेक्टिव। 48 to 40,000 रिस्पेक्टिव बर्थ रेट और डेथ रेट। 48 to 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। हाई बर्थ रेट क्या? 48 और डेथ रेट 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। मतलब डेथ रेट 40 पर 1000 और बर्थ रेट जो है 48 पर 1000। ठीक है। एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी क्या है बेटा? काफी कम थी। लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे काफी कम थे। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%। पूरी जो ओवरऑल लिटरेसी है ना बेटा, वो 16% से भी कम थी। कितनी? 16% से भी कम। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16%। मतलब लिखना पढ़ना सिर्फ 15% के आसपास लोग जानते थे। 16% से भी कम, मतलब 15% ऐसे कुछ लोग जानते थे। बाकी 85% लोग इलिटरेट, ना पढ़ना जानते हैं ना लिखना जानते हैं, और एजुकेशन तो दूर की बात है। ऐसे लोगों के बीच में अगर आपको देश चलाना हो जहां पे ना लोग पढ़ना जानते हो, ना जहां लोग लिखना जानते हो, और एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ भी बना लीजिए वो मानने को तैयार है। कुछ भी पॉलिसी बनाओ, कुछ भी काम करो, कुछ भी भड़का दो, आराम से भड़क जाएंगे। इसीलिए तो ब्रिटिशर्स ने हमें डिवाइड एंड रूल किया, हाँ या ना। उसका एक बहुत बड़ा रीजन अपन को पता चला, हाँ या ना। पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बहुत ही बुरी कंडीशन की हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी थी। ना प्रॉपर दवाइयां, ना इक्विपमेंट्स, ना कुछ भी नहीं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बेटा 218 बच्चे हर 1000 लोगों पे, मतलब 218 पर 1000 लोगों पे बच्चे जो हैं किड्स डाई। मतलब 218 बच्चे 1000 बच्चों में हर बार मर रहे हैं। और ये वो 218 वो लोग हैं जो कि 1 साल से कम मरते हैं। 1 साल से कम के अंदर मर जाते हैं जो बच्चे, उनका रेट है हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 218 बच्चे जो साल भर से भी कम के अंदर है, वो 1000 जो है लोगों पे मर जाते हैं बेटा। इतना कम, इतना ज्यादा, मतलब आप इस हिसाब से तो गणित लगाओगे तो कितना हो गया? 777 कितना हुआ कि आप इसके अगर निकालोगे तो 700 कुछ आपका 82 के आसपास आएगा। 782 के आसपास आएगा। इतने बच्चे जीवित हैं और इतने लोग मर जाते हैं, तो बेटा काफी ज्यादा है। 218 बच्चे पर 1000, हम पर 1000 की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही 44 इयर्स की है। मतलब कि एक एवरेज आदमी औसतन 44 के आसपास डेथ हो जाती है। उस टाइम पे कब? जब हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे, उस टाइम 44 के आसपास डेथ हो जाती है औसतन। बहुत कम है। मतलब कितने लोग, यंग लोग मर रहे होंगे और कितने कम लोग होंगे जो कि एक्चुअली जिंदा होंगे, 50 के ऊपर होंगे, हाँ या ना। दिस इज एक्चुअली स्कैरी पार्ट कि एक्सपेक्टेंसी इतनी कम है क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं है,
हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। जब खाओगे नहीं ढंग का तो बीमारियां पड़ेंगी, बीमारियां पड़ेंगी तो भैया उसके लिए सुधारने के लिए उससे हेल्थ केयर तो हो, हेल्थ केयर भी नहीं है। सैनिटेशन के नाम पे कुछ है नहीं, लोग कैसा भी पानी पी रहे हैं, कैसा भी खा रहे हैं, ना हाथ धोने के लिए साबुन यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। और आपका बीच में जो है बहुत ज्यादा, आपको देखो ना, बहुत पुराना, बहुत पीछे नहीं जाना है आपको, जहां बहुत पीछे नहीं जाना है आपको। आप ऐसे ट्रांजिशन के अंदर पैदा हुए हैं, आप ऐसे ट्रांजिशन के अंदर पैदा हुए हैं कि आपने देखा है लोगों को खुले में शौच करते हुए, खुले में शौच करते हुए, और इसके ऊपर बहुत बड़ा अभियान भी चला है, जहां सोच वहां शौचालय, जहां सोच वहां शौचालय। तो गंदगी के मामले में, सैनिटेशन के मामले में सचिन तेंदुलकर जैसे लोग हाथ धोने को लेकर प्रोग्राम चलाते थे कि कैसे आप हाथ धोएं तो आपको काफी बेनिफिट होगा। अब तो लोग बहुत सैनिटेशन और बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, लेकिन पहले लोगों की थिंकिंग बहुत अलग थी। उस चीज के रिगार्डिंग हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम देखने को मिली। उसके बाद भी, ये तो अभी की बात बता रहा हूं मैं, अगर हम उस बारे में देखें 1921 के आसपास, तो बेटा उस टाइम तो क्या हाल होंगे, अगर यही हाल अभी अगर से 20 साल पहले थे तो, हाँ या ना। वाइड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का वाइड स्प्रेड हो जाना। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ब्रिटिश रूल वॉज द मेन रीजन फॉर टू वर्सन द प्रोफाइल ऑफ दिस इंडियन पॉपुलेशन। सबसे बड़ा जो जिम्मेदार था वो ब्रिटेन था इस इंडियन पॉपुलेशन के लिए। ये डेमोग्राफिक कंडीशन के जो ये हाल है, जो दिख रहे हैं, अगर अपने देश को करने होते तो अपने देश के लिए कुछ मेजर्स तो लेते, इनने कुछ मेजर्स ही नहीं लिए। मर रहे हैं लोग, मरने दो। खाना नहीं पहुंच रहा उन तक, नहीं पहुंचने दो। बच्चे मर रहे हैं, मरने दो। खाने के लिए कुछ है नहीं, सामान नहीं, मत खाने दो। लोग यंग जनरेशन में मर रहे हैं, मरने दो। ये इनकी मानसिकता थी, ये इनका सोच था। इनकी तरफ से कोई भी एक्शंस नहीं लिए गए, और ये सब रीजन जो देखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़ा रीजन इनका ही है, क्योंकि रूलर कौन थे? यही लोग। समझ आया? क्लियर है बेटा? जरा देखिए, अब आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलता है रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन। वर्किंग पर्सन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे कि हमारे यहां पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बीच में, जैसे कि प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर आपका प्रीडोमिनेंस है। प्रीडोमिनेंस मतलब क्या? द एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन्ड 75% एंड द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री एट 25%। मतलब 75% लोग क्या काम कर रहे हैं बेटा? प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर, किसानी में लगे हुए हैं। और 25% लोग जो हैं वो इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री में। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, नहीं तो एंड सर्विस इंडस्ट्री, मतलब मिला के भी हमारा 25 जो है परसेंट आ रहा था। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री को मिला दो तो जाके 25% के वास्ते। 75% कौन? प्राइमरी सेक्टर ही कर रहा है। प्राइमरी सेक्टर ही 25% कर रहा है। रीजनल वेरिएशन, रीजनल वेरिएशन क्या है? द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सारे जो स्टेट्स आप देख रहे हो, विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंसी ऑफ वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। किसानी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जो लोगों की कमियां देखी गई, कि वर्कफोर्स की कमी देखी गई, वो इन स्टेट में देखी गई। तमिलनाडु में वर्कफोर्स जो है किसानी नहीं करना चाह रही है। आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन्होंने डिक्लाइन देखा कि हम लोग भैया किसानी नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे। ठीक है। हाउएवर, उसके अलावा ड्यूरिंग द सेम टाइम, उसी समय में देयर हैड बीन अ इंक्रीज, आपका बढ़त देखी गई। कहां पे? वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, एग्रीकल्चर में जो काम करना चाहते हैं, वहां पे कौन से लोगों की बढ़त दिखेगी? पंजाब जैसे, राजस्थान जैसे और ओडिशा जैसे स्टेट्स के अंदर लोग बढ़ गए किसानी करने वाले। ओडिशा के अंदर लोगों ने बोला कि हम किसानी करेंगे, राजस्थान के अंदर लोगों ने बोला कि हम किसानी करेंगे, और पंजाब के अंदर लोगों ने बोला कि हम किसानी करेंगे। समझ आया? तो ये एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या बोलती है?
इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ये बोलती है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के अनुसार were very poor. British rule were very poor. The main aim motive behind such infrastructural development was to serve various colonial interest. कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का ब्रिटिश का जो काम था, द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था ब्रिटिश रूल के टाइम पे, और जो इकलौता मात्र जो डेवलपमेंट ये लोग कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि फायदा किसको होना चाहिए, ब्रिटिशर्स को। अगर ब्रिटिशर्स को फायदा हो रहा है तो ही डेवलपमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तभी बनेगा जब क्या होगा, जब अगर ब्रिटिशर्स को फायदा हो रहा है। अगर ब्रिटिशर्स को बेनिफिट है तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। मतलब इंडियंस को बेनिफिट करने के लिए नहीं बनाएंगे। और आज की डेट में जो अपना बहुत बड़ा जिससे जो दिल है देश का, जो रेलवे है, वो इन्होंने अपनी सहूलियत, अपने बेनिफिट के लिए बनाया था, ना कि इंडिया को डेवलप करने के लिए। सबसे पहला रोड्स, द रोड्स दैट वर बिल्ट प्राइमरली सर्व्ड द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्ट्स रॉ मटेरियल। पहले जो रोडें बनाई गई उनका इकलौता मात्र जो मतलब इंटरेस्ट था, इकलौता मात्र जो उसका मोटिव था वो था कि आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करा जाए, आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट किया जाए और रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाए। दूसरा क्या है, रेलवेज बोलता है कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे का इंट्रोडक्शन किया 1850s के अंदर। बेटा ये ईयर याद रखना, वरना आपको काफी दिक्कत होगी बाद में। ईयर को याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लेते कई बार वन लाइनर की ब्रिटिशर्स ने रेलवे को कब लेके आया। अनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, कि उसने क्या किया, जो लंबे समय लगता है, मतलब जो लोग बहुत दिनों में पहुंच रहे हैं, जैसे कि मुझे भोपाल से दिल्ली पहुंचना है तो 5 दिन लग जा रहे हैं भाई साहब, बैलगाड़ी पे चले जा रहे हैं, है ना, 5 दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं। या गाड़ियां भी होंगी तो भैया गाड़ियों पे भी भैया हर किसी के पास तो पैसा नहीं है इतना गाड़ियों के लिए, है ना। तो डिस्टेंस जो है ट्रैवल करने के लिए आपको कम समय लगे, तो इसलिए आपका रेलवे बनाया। एंड प्रमोटेड नेशनल इरिगेशन, और क्या प्रमोट किया, नेशनल इरिगेशन को प्रमोट किया। इंटीग्रेशन, नॉट इरिगेशन, इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया। मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच रहे हैं। इट एनहांस्ड कमर्शियलाइजेशन, जिसने क्या किया, व्यापार को बढ़ाया, देश के अंदर व्यापार को बढ़ाया ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब यूजुअली क्या होता था, जब मुझे कोई सामान बेचना है तो मैं आसपास के गांव में जा जाके बेच आता हूं, लेकिन अगर मुझे बेटर रेट मिल रही है दिल्ली पे तो मेरे पास ना बहुत खर्चा बढ़ जाता था अगर मैं बैलगाड़ी से जा रहा हूं तो 5 दिन लग रहे जाके सामान बेच के वापस आने में, है ना, तो काफी बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। ठीक है, इट बेनिफिटेड द ब्रिटिशर्स मोर देन इंडियंस। बेटा इससे हुआ क्या, इससे इंडियंस को फायदा कम और ब्रिटिशर्स को ज्यादा हुआ, इसलिए भी रेलवेज बनाया गया। समझ आया? चलो जी बेटा, चलो जी, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है बेटा, ले लिया आप लोगों ने। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। बेटा एयर ट्रांसपोर्ट बेसिकली एयरपोर्ट्स वगैरह के थ्रू, एयरप्लेन्स के थ्रू, और वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब शिप्स के थ्रू अलग अलग रूट्स बनाए गए। आपने देखा था सुएज कैनाल बनाया, अपन ने बात करी, वो भी इनको बेनिफिट करने के लिए कि भैया इंडिया से जो ट्रांसपोर्ट्स हो रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके और अच्छे से मूव कर सके, इसलिए बना रहे हैं, कोई और दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ी बनाया गया। देयर डेवलपमेंट वाज फॉर द सैटिस्फैक्ट्री, देयर डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सैटिस्फैक्ट्री, सैटिस्फैक्ट्री से कई ज्यादा फार जो था वो मतलब डेवलपमेंट था, मतलब सैटिस्फैक्ट्री से बिल्कुल बहुत दूर था, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, बस अपने काम के लिए कर रहे थे वो लोग। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का इन इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राम का आपका इंट्रोडक्शन हुआ। पोस्टल सर्विसेज आर इनएडिक्वेट, और पोस्टल सर्विस क्या थी, काफी आपकी इनएडिक्वेट थी। ये आपका पूरा एक चैप्टर का एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है, और ये हमने पढ़ा आज की क्लास में। बेटा ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए
आप सानिध्य सर की वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड्स, सीबीएसई भले ही हिंदी मीडियम के लिए हो आप, उसके लिए अलग चैनल भी बना दिया है, वहां जाके भी आप वीडियो को देख सकते हो। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कोई से भी बोर्ड से हो दोस्त, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लेक्चर, ये वीडियोस आपको सफिशिएंट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ आप अगर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाओगे या मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब पे जाओगे तो सानिध्य सर और ऐसे अमेजिंग टीचर्स, पूरे देश में आपको बेस्ट टीचर्स की वीडियो मिल जाएगी केजी 1 से लेकर 12 तक की, और सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी आपको फ्री, एकदम निःशुल्क, कोई पैसा नहीं इस बात का। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पे जाके टीचर्स की मेरी वीडियोस देख सकते हो, और आईपैड, मोबाइल फोन और लैपटॉप के ऊपर भी आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट और कोई डिवाइस है तो आप कहीं भी किसी भी समय पे कोई भी वीडियो देख सकते हो। और आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स है बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जो कि ई नोट्स और ई बुक्स है, जो कि आपको 95+% लाने में हेल्प करता है या 100 आउट ऑफ 100 लाने में हेल्प करता है। कैसे सर? क्योंकि हमारे द्वारा बनाई जाती है वो, और जैसे आंसर हम प्रेजेंट करते हैं वैसे ही आप देखोगे और वैसे एग्जाम में लिख के आओगे, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस वजह से पहले भी बच्चों के मार्क्स आए हैं फुल में से फुल, इस बार भी आए थे और आगे भी आएंगे, और आप ही लोग लेके आने वाले हो। ठीक है बेटा? तो बेटा ये जो फोटोज दिख रही हैं, इधर आपकी फोटो भी आएगी अगर आप ये सब चीजें करने वाले हो तो। और उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।